का जो है ना स्ट्रक्चर है, डायग्राम है इसका। ये दो इसके लोब हैं जिसको हेपाटिक डक्ट कहा जाता है, जो कि लीवर से इसके अंदर दाखिल होती है। लीवर का फंक्शन होता है जो सफ़रा मादा है वो उसको प्रोडक्शन करता है, उसको तैयार करता है। वो तैयार करके इस हेपाटिक वेन के अंदर वो धकेल देता है, आ जाता है, और यहाँ से ये होकर बाइल जो है ना ये अपने गाल ब्लैडर के अंदर आके ये जमा हो जाता है। और ये जो इसकी मेन इसकी डक्ट है उसको हेपाटिक कहा जाता है, कॉमन हेपाटिक डक्ट जो है इसको कहा जाता है, ये वाली चीज़ को। और ये जो इसकी छोटी सी नाली है यहाँ आके पित्ता जो है ख़त्म हो जाता है, ये इसकी डक्ट वेन है जिसमें से बाइल मादा जो है वो पित्ते के अंदर आता है। और पित्ते के तीन हिस्से होते हैं, एक ये बाहर वाली इसकी तह है जिसको बैरूनी तह कहते हैं, और दूसरी इसकी ये अपनी बॉडी है। ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है जो पित्ते का जो हुजम बर्दाश्त करती है। ये यहाँ पे पित्ते के अंदर बाइल जब वो जमा हो जाता है ये इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। अब ये जो छोटी सी इसकी नाली है जो है कॉमन हेपाटिक वेन के साथ अटैच करती है इसको, उसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। अब यहाँ मादा आता है सफ़रा, बाइल जिसको कहते हैं, ये उसको स्टोर करता है, और जब इंसान खाना खाता है तो ये उसकी स्टमक की डिमांड के मुताबिक जो उसकी खुराक को सिमुलेट करना होता है, यहाँ से वो ड्रॉपर की सूरत में कॉमन हेपाटिक वेन में से होते हुए वो स्टमक के अंदर चला जाता है। अब स्टमक उससे खुराक को सिमुलेट करता है, खुराक हज़म होती है, और उसके जो बाकी मामलात हैं जो इसके साथ मुंसलिक है, इंटेस्टीन के साथ, पेंक्रियाज के साथ और स्प्लीन के साथ, ये उसके बाद सारी चीज़ें इनको वो प्रोवाइड करता है, वो सारी इनकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये गाल ब्लैडर जो है ये तकरीबन 4 इंच जो है ना इसकी लंबाई होती है, 1.5 इंच के करीब जो है इसकी चौड़ाई है। ये जो इसका साइज़ है ये 4 इंच जो है ना होता है, और इसका जो अंदरूनी मामला है वो 1.5 इंच चौड़ाई के मुताबिक होता है। यहाँ पे आके वो स्टोर होता रहता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है गाल ब्लैडर की इंसान की बॉडी के अंदर। सारी बॉडी का जो सिस्टम है खुराक के हवाले से मेंटेन रखना ये गाल ब्लैडर की ज़िम्मेदारी है। और इससे पहले ज़िम्मेदारी ये होती है लीवर के पास, कि लीवर जो है वो सारी खुराक से जूस लेकर वो उसका सफ़रा मादा बना के इसको इसके हवाले करता है, और फिर ये स्टमक के हवाले करता है, फिर इसकी खुराक सारी सिमुलेट होना शुरू हो जाती है। असल में हकीकत ये है कि ये गाल ब्लैडर जो है ये इंसान की बॉडी में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जितना ये अहम है हमारी आबादी में उतने ही लोग इससे लापरवाही का इर्तिकाब करते हैं, उसके बारे में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तकरीबन 90% लोग जो हैं वो इससे मुतासर होते हैं, और 90% में से 70% जो है इसमें औरतें मुतासर होती हैं गाल ब्लैडर के स्टोन में, इसके प्रॉब्लम। उसकी वजह ये बनती है कि चूँकि औरतों की खुराक जो होती है वो उनकी थोड़ी सी चटपटी चीज़ें वो इस्तेमाल करती हैं, ख़ासकर ज़्यादा जब हामला औरतें होती हैं तो वो ज़्यादा चाक, मट्टी, चावल इस तरह की वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा उसका ये वजह बनती है कि उनके जिस्म से काफ़ी मादे जो हैं वो रकीक ज़ाया भी होते हैं। बच्चों को जब फीड करवाना होता है तो दूध उनके जिस्म से जाता है, हर मंथ मेंसेस आते हैं तो वो भी ब्लड ज़ाया होता है, फिर डिलीवरी के तौर पर भी वो मामला सारे रतूबात जो ज़ाया होती हैं, और उस वजह से उनके जिगर के अंदर ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, जिस वजह से वो बाइल मादा जो है वो मिकदार में ज़्यादा बना के तो फिर वो इसको गाल ब्लैडर को देना शुरू कर देती है। तो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन पैदा होना या इसके निज़ाम को जो ख़राब करने वाली चीज़ें हैं उनको हमें देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चिकनाई जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चिकनाई को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो बाइल मादा है वो उसका जो सिस्टम है कुदरती तौर पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस बाइल मादे के अंदर जो है ना वो 97% जो है वो उसके अंदर वाटर है, और 1 से 2% इसके अंदर नमकियात हैं।
और एक जो है इसके अंदर पेगमेंट है 1% जो होता है। ये जो बाइल मादा है ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 97% इसके अंदर वाटर यानी कि पानी की मिकदार है, 1 से 2% इसके अंदर नमकियात है, वो मुख्तलिफ हैं, और 1% जो पेगमेंट है। ये पेगमेंट क्या चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है कि वो बाइल मादा बरकरार रहे। जब उसमें से पेगमेंट ख़त्म हो जाएगा तो जिस तरह ब्लड के अंदर को पॉइजन चला जाए, जैसे सांप काट देता है तो ब्लड जो है वो दही की तरह फुट जाता है, तो इसी तरह ये भी पेगमेंट जब इसके अंदर ख़त्म होगा तो ये दोनों चीज़ें अपनी असली कैफियत को बरकरार नहीं रख सकेंगी, वो दोनों ख़राब कर देगी। जब ये ख़राब होंगी तो उसकी वजह से फिर इसके अंदर स्टोन पैदा होना शुरू हो जाएगी। एक वजह तो इसकी ये है कि पेगमेंट ख़त्म हो जाएगा तो नमकियात और वाटर का जो आपस में रबत है वो ख़त्म होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जिस तरह दूध ख़राब हो जाता है, जब उसको आग पे ऊपर रखते हैं तो दूध फूट जाता है, तो वो दोनों ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह जब ये ख़त्म होगा तो ये ख़राब होंगी और उसकी वजह से इसके अंदर स्टोन पैदा होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी स्टोन पैदा होने की वजह है कि ये जो इसकी बैरूनी सतह है, बाहर वाला जो इसका हिस्सा है, इसके ये 2 सेंटीमीटर मोटाई है और इसके अंदर एक लुआबदार झिल्ली है। ये निज़ाम कुदरत है कि जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की नालियाँ हैं या वाटर की नालियाँ, उसके अंदर एक कुदरती तौर पर बारीक सी एक झिल्ली होती है जिसका फंक्शन होता है कि इसको महफूज रखना, असल जिल्द को महफूज रखना। जब ये जिल्द महफूज नहीं होगी तो इसके अंदर अल्सरेशन आ जाएगी, इसके अंदर ज़ख़म पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब ज़ख़म पैदा होंगे तो जहाँ जहाँ पे ज़ख़म आएगा वहाँ वहाँ पे ये दोनों चीज़ें ख़राब होने की वजह से बैठना शुरू हो जाएंगी। जब ये बैठेंगी, इसके अंदर बैठने के बाद ये पत्थरी की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देंगे। सारे हमारे किताबों वाले उसको पत्थरी ही शो करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो पत्थरी होती नहीं। वो क्या होता है, वो जो वाटर डिस्टर्ब हुए, नमकियात डिस्टर्ब हुए हैं, उनकी जब सेहत ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी जगह यहाँ पे बना ली। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो इसकी गर्दन है, ये जो सिस्टिक डक्ट है, यहाँ तक जब ये ख़राबी पहुँचती है तो फिर पित्ता जो है वो बंद हो जाता है। इसकी जो नाली है बाइल को बाहर निकालने की, वो जब रुकती है तो फिर इसके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है, पित्ता फिर फूलना शुरू हो जाता है, सीवियर किस्म की पेन होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आके फिर हमें कोई 1-2 में से हमें डिसीजन लेना होगा। जब पूरा पित्ता इस खराबी की वजह से भर जाएगा तो यहाँ आके हम डिसीजन लेंगे। अगर तो ये वेन में से कुछ ड्रापर आ रहे हैं, आपके बाइल के स्टमक के अंदर ड्रापर हो रहे हैं, तो तब तक तो सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगी, ये वेन रुक जाएगी, तो इसका मतलब है कि सीवियर किस्म की पेन होगी, और उस पेन की वजह से अगर ये फट जाता है तो ये सारा पॉइजन जो है वो सारे का सारा बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। अब ये बाइल चीज़ क्या है? मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये 3 चीज़ें उसके अंदर हैं। ये इंतहाई कड़वा जायका इसका जो होता है वो कड़वा होता है, जर्दी माइल होता है। ये इसके अंदर जो मादा आता है वो जर्दी रंग का है, कड़वा इंतहा से ज़्यादा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान के मुंह का जायका भी कड़वा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टोन पैदा होती है वो इन चीज़ों की वजह से होती है, और फिर उसके असरात जिस्म पर आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि पत्थरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो पत्थरी यहाँ पे आके बना दे। ये सफ़रा मादा ही डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से यहाँ वो क्लाटिंग होती है, तो हम अल्ट्रासाउंड जो है या एक्सरा जो है उसको पत्थरी शो करता है। लेकिन इसको समझने के लिए मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह हम पानी बाउल में लेके फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो उसका जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो क्लाट हो जाता है, जम जाता है। जब उसको बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रखेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो होम्योपैथी को अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि जो यहाँ पे क्लाटिंग होती है, जो मवाद यहाँ पे जमता है बाइल ज़्यादा होने की वजह से, वो ख़राबी होने की वजह से, या यहाँ पे अल्सरेशन पैदा होने की वजह से, जब इसके अंदर ब्लॉकेज आती है तो होम्योपैथी को अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया कि इसके पास ऐसा मेथड है, इसके पास ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जो इनको फिर से इलाज करके असली हालत पे लेके आ जाती हैं। इसकी सिम्टम क्या हैं? जब पत्थरी पैदा होती है तो इसकी अलामात इंसान के जिस्म पर क्या ज़ाहिर होती हैं, जिसके बिना पर हमने इलाज करना है।
ना तो हम अल्ट्रासाउंड पे इलाज करते हैं, ना हम उसको एक्सरे पर इलाज करते हैं, वो तो एक तरीक़ाकार है उसकी मालूमात का। हमने उससे आगे सिर्फ रहनुमाई लेनी है अल्ट्रासाउंड से भी और एक्सरे से रहनुमाई लेके फिर हमने मरीज़ की असल जो सिम्टम है उनके ऊपर जाना है कि इसके अंदर तब्दीलियाँ क्या क्या हो रही हैं। और हर मरीज़ की सिम्टम एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर काशी राम इंसाइक्लोपीडिया में लिखता है कि मेरे नज़दीक तकरीबन 100+ मेडिसिन ऐसी हैं जो गाल ब्लैडर के स्टोन पर इस्तेमाल होती हैं। 100+, यानी कि 100 से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन है जो इसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो सारी मेडिसिन अपने अंदर बहुत सारी अलामात को लिए हुए। अब उन अलामात के अंदर जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, कितनी देर करना है, उसकी पोटेंसी क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो सारी एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। तो जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होने वाली हैं, पहले ले लेते हैं कि इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो हमने किस तरह चेक करनी है। सबसे पहले तो इसके अंदर होता है मरीज़ आके शिकायत करता है कि मुझे भूख की कमी हो गई है। जब ये कहे कि मेरी भूख की कमी हो गई है तो आप समझ जाएं कि भूख की कमी 2 वजह से हो गई। एक, इसके जिगर में सफ़रा मादा ज़्यादा पैदा हो रहा है और वो ज़्यादा पित्ते के अंदर जा रहा है, जिस वजह से वो स्टमक के अंदर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो डिमांड ही नहीं कर रहा कि ये कुछ खाए पिए। तो उसकी जो भूख कम हो गई है, जिगर के अंदर गर्मी है और पित्ते के अंदर बाइल मादा ज़्यादा जमा हो गया है, वो स्टमक के अंदर नहीं जा रहा। अगर वो स्टमक के अंदर जाएगा, खुराक सिमुलेट होगी, पेप्सिन पैदा होगी, स्टमक डिमांड करेगा खुराक की, तो फिर मरीज़ खुराक को लेगा। जब वो कहे भूख नहीं है तो हमने 2 तरफ जाना है, पहले लीवर को देखना और फिर हमने गाल ब्लैडर को देखना है। दूसरा ये है कि आप उससे पूछें कि आपका माउथ टेस्ट क्या है, आपके मुंह का जायका क्या है। अगर वो कहता है कि मेरे मुंह का जायका कड़वा है तो फिर आपने फिर उससे पूछना है कि किस वक्त कड़वा ज़्यादा होता है, हमा वक्त या कि सुबह जागने पर। अगर वो कहता है कि हमा वक्त मेरा मुंह का जायका कड़वा रहता है तो इसका मतलब है कि उसका लीवर मुतासर है। अगर वो कहता है कि जी सारा दिन तो नहीं, लेकिन सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मेरे मुंह का जायका कड़वा होता है, तो सुबह तम जो मुंह का जायका कड़वा है उसका मतलब यह है कि उसके स्टमक के अंदर बाइल ज़्यादा हो गया है, गाल ब्लैडर के अंदर उसके बाइल ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से उसका मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो रहा है। अब जब मुंह का जायका कड़वा आएगा तो फिर आपने एक तीसरी चीज़ को देखना है कि इसका जो H पाइलोरी है वो नेगेटिव है या कि पॉजिटिव है। अगर उसका H पाइलोरिटी जो है वो पॉजिटिव आता है तो फिर आपने उसको इसकी और स्टमक की मिली जुली मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। गाल ब्लैडर और उसकी H पाइलोरी पॉजिटिव आ गई है तो आपने उसको एसिडिटी का भी इलाज करना है और उसके बाइल का भी आपने इलाज करना है। तो उसके लिए जो आपके सामने मेडिसिन आएगी वो है एसिड नाइट्रिकम। 30 ताकत में अगर आप उसको सुबह खाली पेट देंगे एसिडम नाइट्रिकम तो उसका स्टमक सिस्टम भी ठीक होगा और गाल ब्लैडर भी ठीक होगा और ठीक 2 हफ्ते के बाद दोबारा उसका H पाइलोरी करवाएं, इंशाल्लाह वो आपको नेगेटिव नज़र आएगा। तो दूसरा है मुंह का जायका। और तीसरे नंबर पर है कि वो जब खाता पीता है तो कहता है जो मैं खाऊं वो बस मतली हो जाती है, उल्टी मुझे आ जाती है। जब वो ये बात कहेगा कि मैं कुछ खाऊं पीऊं तो मुझे मतली आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका स्टमक जो है वो भी ठीक नहीं और जो गाल ब्लैडर है वो प्रेशर जो है स्टमक का वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिस वजह से वो खाई हुई खुराक को बजाय सिमुलेट करने के वो बाहर निकाल रहा है। वो क्यों निकाल रहा है बाहर कि गाल ब्लैडर उसको बाइल दे ही नहीं रहा स्टमक को। अगर वो देगा तो खुराक बर्दाश्त करेगा, अगर नहीं देगा तो खुराक बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर कि वो आदमी कहता है जी मुझे चक्कर आते हैं। तो चक्कर आना भी जो है को बजाते खुद कोई बीमारी, वर्टिगो जो है वो खुद बीमारी नहीं है। अब अगर बुढ़ापे की आलम में है तो ब्राइटा कार्ब है या कोनियम है या दीगर अद्वियात हैं, लेकिन अगर गाल ब्लैडर की वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर HB उसका लेवल क्या है। अगर उसका HB लेवल जो है वो 12 पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, अगर वो 10 है, 99 है या 8 पॉइंट है तो फिर आपको वहाँ पे फीरम फास्ट जो है वो साथ मेडिसिन को देना होगा, ताकि उसका HB लेवल अप होगा तो उसका लीवर और ये गाल ब्लैडर दोनों ये काम करना शुरू कर देंगे। आगे इसके बाद है जी 5 नंबर पर बदहज़मी। मरीज़ा कहता है जी मेरी बदहज़मी बहुत ज़्यादा है, मैं जो भी खाता हूँ ना बस वो गैस ही बनती है, मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता।
तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब गैस जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी हमारी मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें गैस के तौर पर अब चाइना भी इस्तेमाल होती है, लाइको भी है, नक्स भी है, चैलिडोनियम भी है, कार्डस, नेट्रम सल्फ, एंटम क्राउड, ये मेडिसिन है जो आपके हाजमे के अंदर गैस जो पैदा होती है उसकी वजह से, बदहज़मी की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब गाल ब्लैडर पर ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। गाल ब्लैडर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गया है, इसकी वजह से गैस हो रही है, तो चाइना को कब हम देंगे? और जानते हैं आप कि चाइना किसकी ईजाद करदा दवाई है? यकीनन आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर हानीमैन की सबसे पहली मेडिसिन है जो उसने ईजाद की थी। ये सिनकोना दरख्त है जिसकी छाल से ये दवाई तैयार होती है। उसकी बेटी को मलेरिया हो गया था, उसने बड़ी कोशिश की इलाज मुआवजा करने की, लेकिन कामयाब ना हो सका। तो जब उसने ये चाइना कुनैन जो है जब ये इस्तेमाल की, तो उसके जहन में ये बात आई कि ये कुनैन जो है अगर मलेरिया बुखार को ठीक कर सकती है तो ये उसको बगाड़ भी पैदा कर सकती है। लिहाजा उसने काफ़ी मरीज़ों को सिनकोना जो दरख्त था उसकी छाल दी और उनको मलेरिया हुआ, और वैसा ही मलेरिया हुआ जैसा उसकी बेटी को हुआ था। तो उसने ये नज़रिया कायम कर दिया कि जो चीज़ किसी बीमारी का इलाज करती है, अगर बिला मकसद उसको इस्तेमाल करवाया जाए तो वो वही सिम्टम बॉडी के अंदर क्रिएट कर देती है, पैदा कर देती है। सबसे पहली मेडिसिन हानीमैन ने जो ईजाद की थी वो चाइना थी। इसके बाद बाकी होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ना वो सारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो बहरहाल चाइना की जो गैस है वो सारे पेट के अंदर आती है, पेट ढोल की तरह फूल जाता है। गैस खारिज करनी चाहे इंसान तो फिर भी नहीं होती, ना डकार आते हैं ना हवा खारिज होती है, अगर हो भी तो फिर उतनी पैदा हो जाती है। अगर ऐसी शिकायत हो मरीज़ की ढोल की तरह उसका पेट हो गया है तो चाइना जो है वो आपको उसको अप्लाई करवाएंगे। दूसरी है जी लाइको। लाइको गैस पैदा होती है जिस्म के अंदर, इसका टाइम जो है वो बड़ा रिलेटेड करता है। लाइकोपोडियम की गैस जो है वो 4 से 8 बजे, शाम 4 से 8 बजे अगर बॉडी के अंदर तकलीफ़ें बढ़ती हैं, कोई भी है टाइम के हवाले से, तो फिर आप लाइकोपोडियम में जहन में रखेंगे कि 4 से 8 अगर किसी बीमारी में शिद्दत पैदा होती है तो फिर आपने लाइकोपोडियम इस्तेमाल करवानी है। आ गया जी नक्स व मीका। ये ज़्यादा चरबेली, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने वाला आदमी जो है उसको ये तकलीफ़ होती है। खाना खा लेता है बहुत ज़्यादा तो बार बार उसको थोड़ा थोड़ा पखाना भी आता है, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। शुरू में रात को नींद आती है लेकिन पिछले पैर जाके गुजारता है, नींद नहीं आती। ऐसा पेशेंट जो है अगर गाल ब्लैडर की हिस्ट्री मौजूद है तो उसको नक्स व मीका आप इस्तेमाल करवाएंगे। चैलिडोनियम, इसके अंदर भी गैस मौजूद है। इसकी गैस जब पैदा होती है तो दायां कंधा जो है, मरीज़ अगर शिकायत करे कि मेरे दाएं कंधे के ये पीछे फरा जो है, हड्डी जो है इसके नीचे दर्द होती है, तो ये आपकी मेन अलामत है चैलिडोनियम की। चूँकि आपका पित्ता भी दाईं जानब पे है और दर्द भी उसी पे होती है। होती क्यों है कि जब ये भर जाता है तो इसकी वजह से ये जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा फूलती है ये डॉक्टर, तो फिर फूलने की वजह से वो दर्द जो है ना हमारे कंधे के अंदर जाती है, तो ये चैलिडोनियम उसकी अलामत है। चैलिडोनियम के मरीज़ की ज़ुबान पर भी हल्की सी दरमियान के अंदर जब वो जर्द रंग की मैल होगी, जब आप उसका मुंह खिलवा के देखेंगे सफ़ेद पीले रंग की अगर उसके अंदर मैल की तय आती है तो वो आपका चैलिडोनियम का मरीज़ है। कार्डस मैरिनस जो है इसके अंदर भी पित्ते की पत्थरी पाई जाती है। ये पहले यरकान होता है, तो यरकान के बाद जब पित्ते के अंदर पत्थरी आए तो फिर उसके लिए कार्डस मैरिनस जो है ये दवाई आपकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर पित्ते की ख़राबी की वजह से, यरकान होने की वजह से पाइल्स का मसला आ गया, हमारे पास मरीज़ आता है जी मुझे बवासीर हो गई है, और आप उसको जब हिस्ट्री लेंगे अगर बैक हिस्ट्री में उसको जैंडिस मिलता है या गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम मिलता है तो आप बिला तरद्दुद उसको कार्डस जो है वो क्यू ताकत में 5 से 10 कतरे 3 टाइम देंगे, तो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ इंशाल्लाह पाइल्स का भी उसका मसला हल होगा, गाल ब्लैडर का भी हल होगा और उसके लीवर का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आगे उसके बाद है जी नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ जो मेडिसिन है ये आबी मिजाज है।
कि जिनके जिस्मों के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, हैवी वेट होते हैं, पानी उनके अंदर ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शन भी होती है, तो यरकान भी हो चुका होता है उनको ये नाइट्रम सल्फ, जब चेस्ट इन्फेक्शन हो, साथ गाल ब्लैडर मुतासर हो, इसके अंदर पथरी हो, तो आप नाइट्रम सल्फ उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। नाइट्रम सल्फ का मरीज़ जो है ना, जब ये पानी की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर ले, गन्ने का रस पी ले, फल का जूस पी ले, तरबूज खा ले, खरबूजा खा ले, या जाके नदी नाले में नहा ले, या समुद्री सफ़र करे, अगर ऐसी कैफियत में तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं तो उनको आप नाइट्रम सल्फ देंगे। पानी के अंदर रहने की वजह से, पानी की जगह में काम करने की वजह से अगर प्रॉब्लम आता है गाल ब्लैडर का, तो नाइट्रम सल्फ आप उसको यूज़ करवाएंगे। आगे जी एंटम क्रोडम। एंटम क्रोडम जो है ये मैदे की बेहतरीन दवाई है, और इसकी एक बड़ी सिम्टम है कि ज़ुबान अगर आप मरीज़ की चेक करेंगे तो उस पर सफ़ेद रंग की मैल होगी। अगर सफ़ेद रंग की मैल है तो समझ लें कि इसका स्टमक भी ख़राब है और गाल ब्लैडर भी इसका ख़राब है। यहाँ पे अक्सर आपके पास क्लिनिक पे आते होंगे लोग जिनके पाँव के अंदर चांडियाँ बन जाती हैं, कारण जिसको बोलते हैं। ये चांडी जो है ये भी इसी का कमाल है कि ये बाइल दे नहीं रहा स्टमक को, और स्टमक जो है खुराक को सही तौर पे सिमुलेट नहीं कर रहा, तो वो जो चीज़ उसको बाहर फजला करके निकालनी चाहिए थी वो बाहर नहीं कर रहा, वो जिस्म के अंदर स्टोर हो रही है, और वो स्टोर होने के बाद दो ही जगह उसकी चांडियों की, या तो हाथ के अंदर आएंगी या पाँव के तलवों के नीचे आएंगी। ये चांडी अगर बनती है तो इसका मतलब ये है कि उसका गाल ब्लैडर भी डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से स्टमक है, स्टमक की वजह से इसके पाँव पे या हाथ पे चांडियाँ बन गई हैं। तो ये एंटम क्रोड उसकी दवाई है कि जो उसके स्टमक को भी और उसके चांडी को कारण को भी ठीक करेगी और गाल ब्लैडर को भी ठीक करेगी। यहाँ जो नाइट्रम सल्फ है और सल्फ़र लाइको ते क्लकेरिया कार्ब, जो पुराने ज़रीक होम्योपैथी वो कहते हैं कि इन तीन मेडिसिन को जो आदमी पढ़ लेता है सही तौर पर, इनके मिजाज को समझ लेता है, वो आदमी होम्योपैथी में नाकाम नहीं होता। वो समझना क्या है कि सल्फ़र का मरीज़ गर्म मिजाज का होता है। जितनी अलामत गर्मी के साथ बढ़ जाएंगी, बिस्तर की गर्मी से, मौसम की शिद्दत से, गर्म चीज़ के खाने से, आपको गुस्सा आ जाने से, अगर तब्दीली आपकी बॉडी में आती है तो उसके लिए सल्फ़र मेडिसिन है। तो ये सल्फ़र है क्या? ये गंधक आंवला सार, ये जो आम गंधक बाज़ार में इस्तेमाल होती है उसको सल्फ़र कहते हैं, गंधक आंवला सार। तो ये गंधक आंवला सार, इसका मिजाज गर्म है, इसकी बॉडी जो है वो स्लिम होती है, लंबे कद की होती है, और नहाने धोने के बावजूद भी वो गंदा ही नज़र आता है, कपड़े बदलना पसंद नहीं करता, अपने माहौल को जहाँ पे वो रहता है, दुकान में, दफ्तर में, वो उसको सही तरीके मेंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि वो सल्फ़र का मरीज़ है। ये इसका मिजाज समझना है। और सल्फ़र दुनिया जहान में होम्योपैथी तरीका इलाज में सबसे बेहतरीन मेडिसिन है आपके सफ़रा के लिए। ये जो लीवर मादा पैदा करता है, बाइल जो पित्ते के अंदर जाता है, फिर स्टमक के अंदर जाता है, उस सारी प्रॉब्लम को सही करने के लिए अगर आप सल्फ़र के मिजाज को समझ जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी है जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का मरीज़ जो है ना, ये दरमियाने मिजाज का होता है। क्लकेरिया कार्ब और इसके अंदर फ़र्क क्या है? इसका मरीज़ लंबा दराज कद होता है, और ये सुरमीली आँखों वाला होता है, चमकीले से इसके बाल होते हैं। ये मरीज़ जो है ना, ये लाइकोपोडियम का है। 4 से 8 इसकी अलामतें बढ़ती हैं, और इसकी गैस जो है ना वो नीचे को प्रेशर देती है, खारिज नहीं होती। गैस बन गई या ऊपर वाला हिस्सा ठीक है, लेकिन ज़ेरे नाफ अगर गैस का ज़्यादा प्रेशर है तो इसका मतलब है कि वो लाइकोपोडियम का मरीज़ है। और तीसरा मरीज़ है जी क्लकेरिया कार्ब। क्लकेरिया कार्ब का मरीज़ हैवी वेट होता है। जब ये हैवी वेट मरीज़ आपके पास आके आपको स्टमक की प्रॉब्लम बताए तो आप यकीनन उसके मोटापे को, उसके मिजाज को, ये सर्द मिजाज है, ठंडी चीज़ें खाने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है, ठंडे मौसम में बढ़ती है। औरतें शिकायत कर देती हैं जी मैं जब कपड़े धोती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं, कपड़े धोने से मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये क्लकेरिया कार्ब उसकी दोस्त मेडिसिन है जो औरत को पित्ते के मर्ज़ से भी निकाल सकती है और ये मैदे के मर्ज़ से भी निकाल सकते हैं, वो क्लकेरिया कार्ब है। तो ये तीनों चीज़ें सल्फ़र, लाइको और क्लकेरिया कार्ब, ये आप इनको बखूबी पढ़ें।
तीनों चीज़ों को पढ़ें और इनके अंदर फिर तकाबली जो जायज़ा वो लें, फिर अपने कमेंट्स इस पर कायम करें, अपनी राय को उस पर कायम करें कि जब मेरे पास मरीज़ आएगा तो ये सल्फ़र जो है ये सफ़रा के लिए, लाइकोपोडियम भी सफ़रा के लिए और किलकेरिया कारब भी ये सफ़रा के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी पित्ते की पत्थरियों के लिए जो वो इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। असल में ये बात होती है कि हम समझते हैं कि जी इसका इलाज तो हमारे पास है ही कोई। अल्लाह हकीकत जानता है, एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज नहीं, माँ सिवाय इसके कि वो गाल ब्लैडर को रिमूव करें। रिमूव करने के अलावा कोई उनके पास ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो बाइल की मिकदार को इससे कम कर दें या लीवर को दुरुस्त करके इसके निज़ाम को मेंटेन कर दें। उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं, सिर्फ उनके पास एक ही हल है कि ऑपरेट करके बस गाल ब्लैडर को रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद फिर सारी ज़िंदगी वो मरीज़ जो है ना वो मेडिसिन पे चलेगा, बगैर मेडिसिन के नहीं चल सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो ये गाल ब्लैडर की पत्थरी जो है, इसका जो स्टोन है, अव्वल तो बनेगा ही नहीं, उसमें हमने अपनी मेडिसिन को देखना है। इसके अंदर एक बड़ी मेडिसिन है फेल्टोरी, और फेल्टोरी बनाई किससे जाती है? जो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल मादा है लिक्विड, उसको लिया जाता है और उसके अंदर एक ख़ास रेशो के साथ हमारा जो मिल्क ऑफ शुगर है इसको उसके अंदर मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंड किया जाता है, खरल किया जाता है। जब वो खुश्क हो जाता है तो तुम्हारे पास वो 1x फेल्टोरी जो है वो तैयार हो जाती है, और 3x की 1 जो फेल्टोरी मेडिसिन तैयार होती है। अगर आप अपने मरीज़ को जो कहता है कि जी मेरा पित्ता बिल्कुल जवाब दे गया है, बंद हो गया है, आप 15 से 20 दिन उसको फेल्टोरी सुबह दोपहर शाम खाने से पहले दें, और खाने के बाद नेट्रम सल्फ दें। 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद आप उसका दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देख लें, इंशाल्लाह आपको अफाका नज़र आएगा। तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी मेडिसिन फेल्टोरी जो है ये सारी इसी के काम के लिए आती है। अब हमें अपने मरीज़ को खुराक के अंदर क्या कुछ देना है और क्या कुछ उसको नहीं देना, उसको एहतियात किस चीज़ की करवानी है। उसे सबसे पहले ये जो गैर फितरती चीज़ें हैं जो बाज़ार के अंदर ख़ुद बाई हैंड तैयार की जाती हैं, फास्ट फूड है, शवारमे है, बर्गर है, पेप्सी है, ये चीज़ें उनको मना कर दें कि ये आपने चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। जिनके अंदर ज़्यादा चिकनाई पाई जाती है वो इस्तेमाल ना करें। चिकनाई ज़्यादा होगी, बाइल मुतासर होगा, फिर उसके साथ आपका गाल ब्लैडर मुतासर होगा, फिर स्टमक मुतासर होगा, फिर सारी बॉडी उससे मुतासर हो जाएगी। तो उसके लिए खुराक हमने क्या देनी है? खुराक के तौर पर सादा खुराक इस्तेमाल करवाएं, और जो हर्बल है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ नुस्खा इसका सामने रखते हैं गाल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव करने का। उसमें चुकंदर और खीरा, ये दोनों चीज़ों का हम वज़न आप जूस ले लें, और तीसरा इसके अंदर नींबू का रस जो है वो उसको मिला लें। ये तीनों चीज़ें मिला के 100 मिलीलीटर, ये पेप्सी की बोतल 300 ml होती है तकरीबन, क्यों डॉक्टर साहब ऐसा ही है? तो 100 ml जो है ना, 100 मिलीलीटर, अगर आप ये तीनों चीज़ें रोज़ाना मरीज़ को सुबह खाली पेट दें, और असर के वक्त अनार का एक दाना चाहे जूस बना के पी ले या वैसे उसको खा ले, तो ये आपकी मेडिसिन के साथ ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो रिमूव भी हो जाएंगी जो है, और आइंदा वो बनेगी भी नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें खाने के अंदर खीरा और चुकंदर और नींबू का रस जो है, ये तीनों चीज़ों का जूस बना के अगर अपने मरीज़ को सुबह शाम आप देंगे, दोपहर को आप अनार देंगे, तो उसकी जो पहले वाली पत्थरी है वो भी रिमूव होना शुरू होगी, आइंदा भी नहीं बनेगी। तीसरा मूली, जिस आदमी के पित्ते के अंदर पत्थरी है उसके लिए मूली बहुत अच्छी खुराक है। छोटे छोटे वो पीस बना ले, जब खाना खाए तो हर नवाले के साथ एक छोटा पीस जो है वो मूली का इस्तेमाल करे। वो मूली जो है वो उसके गाल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव भी करेगी और आइंदा बनने से भी उसको परहेज़ करवा देगी। तो ये था कि हमें गाल ब्लैडर के इलाज मुआवजे के अंदर खामखा अपने मरीज़ को एलोपैथी के हवाले ना करें, इस पे एतमाद करें, इसको अप्लाई करें, इसके अंदर रिसर्च करें, इंशाल्लाह आपको बहुत इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बातें जी, कोलेस्ट्रीनियम का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब मरीज़ का कोलेस्ट्रोल लेवल अप हो जाए, उसको बीपी होना शुरू हो जाए। क्योंकि गाल ब्लैडर का मरीज़ जो होता है ना, इसका बीपी अप नहीं होता, बुखार होगा, बुखार के साथ इसका बीपी लो होगा। अगर बीपी लो है, बुखार टेम्परेचर भी उसको हो गया, मतली की शिकायत, उल्टी भी वो कर रहा है, गैस का प्रॉब्लम भी कर रहा है, तो आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, फौरी तौर पे उसके गाल ब्लैडर का आप अल्ट्रासाउंड करवा लें या उसका एक्सरा करवा लें, तो उसको आप चेक करें, या एच पाइलोरी उसका चेक करवा लें, तो उसको ये चीज़ निकलेगी। टेम्परेचर भी उसका अपना नहीं है
और जो उसका बीपी लो हो रहा है वो भी उसका अपना नहीं है। गाल ब्लैडर के मरीज़ का बीपी अप नहीं होता, लो ही होता है। जब इसका ब्लड प्रेशर तेज़ होगा तो इसका मतलब ये कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अप हो गया है, बीपी उसको शूट कर रहा है। गाल ब्लैडर की वजह से बीपी शूट नहीं करता, इससे बीपी लो होता है, मरीज़ की रंगत जर्दी माइल होती है, उसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। रहा मसला कि मरीज़ जो है वो आके दर्द की बड़ी शिकायत करता है, तो ये जो इंसान की पसलियाँ हैं 13 नंबर 11 नंबर पसली के साथ गुर्दा है और 4 पसलियाँ छोड़ दें तो जिगर के निचली सतह पर आपका ये गाल ब्लैडर है, पिता जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर बाज़ का दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो बेलाडोना आपके पास एक ऐसी दवाई है, कोई भी आपके यहाँ दर्द का मरीज़ आए और ये कहे कि जी मुझे बस हथौड़े लग रहे हैं दर्द के, टीस उठ रही है, अचानक से मुझे दर्द होती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो हाई पोटेंसी के अंदर 1 या CM बेलाडोना आप उसको दें तो इंशाल्लाह उसकी जो दर्द शिद्दत की है वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, अगर दर्द की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा अकड़ाव लेता है, पीछे को अकड़ जाता है, उल्टी भी है, बुखार भी है, दर्द की वजह से वो बड़ा परेशान है, पीछे को खिंचाव तनाव की कैफियत में जाता है, तो इसके लिए दवाई आपके पास डायस्कोरिया। डायस्कोरिया का मरीज़ जो है ना दर्द की वजह से शिद्दत से परेशान हो, अकड़ाइयाँ ले और बिल्कुल तनाव दे के अपने जिस्म को खड़ा हो जाए, तो ये डायस्कोरिया का मरीज़ है। और अगर मरीज़ दर्द भी है, बाकी अलामत भी सारी हैं, लेकिन वो ऐसे दबा के बैठ गया बस कि मुझे दर्द हो गई, ऐसे स्प्रिंग की तरह वो आगे जब सुकड़ता है, तो इसके लिए कालोसेंथ आपके पास दवाई है। ये चीज़ें जो समझने वाली हैं, अगर अकड़ाव लेगा तो डायस्कोरिया है और अगर आगे की तरफ झुकता है तो उसके लिए कालोसेंथ है। अब तीसरी कंडीशन रह गई कि उसको आराम आता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी उल्ट होता है कभी पुल्ट होता है, बिस्तर पे करबटें बदलता रहता है, तो इसके लिए आपके पास मेडिसिन है मैग्नीशिया फास। और अगर उसको प्रेस करने से कि दबाएं आप उसकी जगह को जहाँ पे दर्द है, दबाओ आप दे रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, तो कहता है जी मुझे दबाने से कुछ अफाका महसूस हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास मैग्नीशिया फास्फोरिकम। इसको देने का तरीका ये है कि ये 60-50 टैबलेट आप 6x में ले लें, थोड़े से गर्म पानी में मिक्स कर लें और आधे आधे घंटे के बाद उसको देते चले जाएं। ठीक 1-2 घंटे के बाद इंशाल्लाह वो अपनी दर्द के अंदर रिलीफ महसूस करेगा। जी, और कोई मसला इस सिलसिले में? और कोई अगर किसी को कोई सवाल इस हवाले से करना है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। फी अमान। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज कमर साहब, ज़बरदस्त लेक्चर। तो हम इल्तमास करते हैं डॉक्टर फराज साहब से वो चंद मिनट के लिए आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें कि ये लेक्चर कैसा हुआ और कैसा बेहतर इसे किया जा सकता है, बस चंद मिनट के लिए सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इतना प्यारा लेक्चर दिया और इतना मुदल्लल और बड़े तरीके से शुरू से लेकर ए से लेकर जेड तक ये पहुँचे हैं। अब यकीन कीजिए कि मुझे तो इतना प्यारा लगा, और पहले मैं थोड़ा बहुत जानता ही था, चलो कुछ जानता ही था, लेकिन इन्होंने इतना मुफस्सल तरीके से बताया ना कि कैसे जिगर से जो है ना वो बाइल या सफ़रा बनता है, किस तरह वो गैल ब्लैडर में आता है, फिर गाल ब्लैडर उस सफ़रा या उस बाइल को किस तरह गाढ़ा करके थोड़ा फिर वो स्टमक को भेजता है, फिर स्टमक से जो है वो निज़ाम इन्हज़ाम में वो मदद करता है। ये सारी चीज़ें इतनी तफसील से बताई हैं। फिर ये भी डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा बताया कि स्टोन्स होते नहीं हैं, क्लॉट्स होते हैं, बिल्कुल वो इसी तरह होता है कि गाढ़ा सा वो मादे इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो जो है ना स्टोन। फिर इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जब वो भर जाता है तो उसके बाद जो है ना अपना वो जो डक्ट है, वो जो स्टमक को मसलन बाइल जो है वो अपना प्रोवाइड करती है, वो जो है ना अपना बंद हो जाती है। फिर जो है ना अपना गाल ब्लैडर फूलता है तो पेन किस तरह होती है। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी, इसका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, गालबन जो 3 चीज़ें ये होती हैं, ये मैं बाइल या सफ़रा ही समझता था, लेकिन उसके अंदर ये जो मसलन होती है ना 3 चीज़ें, ये वाटर, नमकियात और ये जो पेगमेंट है, ये मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे पता चला। फिर ये भी मुझे पता चला कि ये जो है ना इसका ये कैसे डिस्टर्ब होता है। कितनी प्यारी इन्होंने मिसाल दी कि जैसे जो है ना अपन एक दूध फटता है तो जो है ना जब ये पेगमेंट कम हो जाता है तो ये फटता है, जो जब फटता है तो यही वजह बनती है, वो स्टोन जिसे आप कह लें जो भी कहें वो वजह बनती है। ये मेरे लिए नया था।
ये मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद जो उन्होंने ये सिम्टम्स बताई हैं, साइंस एंड सिम्टम, भूख की कमी है या मसलन जो है ना वो मुंह का कड़वा होना, चक्कर आना, या मसलन जो है ना अपना, ये सारी जो ये बड़ी प्यारी मुझे अच्छी चीज़ें लगी हैं। फिर उसके बाद मेडिसन बड़ी तफसील से उन्होंने बताई हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये मैं इसमें कहने में कोई आर महसूस नहीं कर रहा कि इन्होंने काफ़ी कुछ मुझे नया बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो पहले बस यही पता थी और जी पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं और वो पत्थरियों का वो ऑपरेशन करते हैं, तो हम जो वो ऑपरेशन को हम नहीं मानते हैं कि अगर वो ऑपरेट करने के बाद ये तो क्लियर है कि उन्होंने जो है ना अपना पित्ते को निकाल कर फेंकना ही है, या डॉक्टर साहब ने बताया कि वो रिमूव ही करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट इन इट। लेकिन इन्होंने बताया नहीं हमारे पास वो मेडिसिन है, ये होम्योपैथी का एक फ़ख्र हासिल है कि होम्योपैथी में वो मेडिसिन है, इसकी कम्बिनेशन भी बनी है और जैसे सिंगल रेमेडी डॉक्टर साहब ने बताई, उसमें कोई शक नहीं है कि वो जो अपना हमारी मेडिसिन है वो गाल ब्लाडर के अंदर जो मसलन वो फट गया है या दूसरे लफ्ज़ों में उसमें तबखीर आ गई है या वो मसलन अजीब तरह के क्लॉट्स बन गए हैं, उनको दोबारा मसलन एतदाल पर लाते 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 वो बिल्कुल उस तरह का लिक्विड बन जाता है जिसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, वो फिर उस तरह का बन जाता है। उसका फिर उसी तरह से वो अपना काम शुरू कर देता है, डक्ट खुल जाती है, फिर उसी हिसाब से वो मेडिसिन के साथ स्टमक में जाना शुरू कर देता है। तो बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट, बड़ा मज़ा आया ना, बहुत शुक्रिया ना, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम डॉक्टर साहब जी राय बवासीर पाइल्स, इंशाल्लाह ताला अगला प्रोग्राम बवासीर के हवाले से होगा। तो बाकी जो हजरात नहीं आ सके आप उन तक ये लाजमी पैगाम पहुँचाएँ, उनको दावत दें कि वो लाजमी आएँ ताकि ये इल्मी जो हमारा सिलसिला है ये जारी सारी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।